नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मन की बात 32 मिनट का इवेंट, 56 इंची विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का इवेंट पूरे देश ने देखा और जी भर के जी भर के बेइज्जत किया, जी भर के बैंड बजाई है 56 इंची वाले साहब। लेकिन 32 मिनट के इवेंट के सामने राहुल गांधी का 90 सेकंड का एक वीडियो बहुत भारी पड़ा है। भारी शब्द हल्का हो जा रहा है, बहुत भारी पड़ा है। और ये 90 सेकंड का वीडियो अंधभक्तों के, गोदियों के, पॉमेरियंस के, गिद्धों के गाल पर जोरदार तमाचा है। अब इसमें नाम लेना शुरू करेंगे तो दूरदर्शन से लेकर के और तमाम नाम लेने पड़ जाएंगे। अब किसका किसका हम गाल गिनवाएं, लेकिन इन सबके गाल पे तमाचा है जो छोटे छोटे बच्चे नौनिहालों के भीतर पाकिस्तानी और देशद्रोही तलाश रहे थे। राहुल गांधी कैमरे पर देशद्रोहियों के साथ बैठ गए, कैमरे पर सोरोस के एजेंटों के साथ बैठ गए। और जब कैमरे पर देशद्रोही और सोरोस के एजेंट बैठे तो आज तक आपने हमारे मुंह से, राहुल के मुंह से, सबके मुंह से सुना होगा मोदी जी का सच। लेकिन मोदी का पूरा सच, एक एक सच देशद्रोहियों और सोरोस के एजेंटों ने बताया। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर, लानत है ऐसे राजनीतिक व्यक्ति पर जो इस देश के नौनिहालों पर भी अपने इकोसिस्टम के जरिए हमला करवाता है। इस हमले को मैं उन ₹1.5 वालों के लिए को जिम्मेदार नहीं मानता, ऐसे हमलों के लिए। इस हमले के लिए उन सब का जो आका है, वो आका जिम्मेदार है। उसने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिस सिस्टम में उसके चरित्र का जब सच सामने आने लगता है तो कीचड़ उछाला जाने लगता है, बदनाम करना शुरू कर दिया जाता है। वो बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बेटा हो, कोई भी हो, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है, उसके चरित्र की हत्या शुरू हो जाती है। जरा हेमंत भाई को लाइए, खबर देखिए आप और गौर से सुनिएगा। स्वागत है हेमंत भाई। क्लिप में जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी वाला, कैमरे वाला, उसमें थोड़ा सा म्यूजिक है, तो उसमें साथी हमारे थोड़ा और म्यूजिक व्यूजिक लगा करके कुछ मैनेज कर लें, क्योंकि दिखाना जरूरी है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट से। राहुल गांधी ने वीडियो के जरिए इन छद्म देशभक्तों, इन फर्जी देशभक्तों की पोल खोली है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा खर्रा लिखा है इनके फर्जी देशभक्ति पर। लाइए पहले खड़गे साहब का ट्वीट दिखाइए, शुरू खड़गे साहब से करेंगे तब राहुल गांधी पे चलेंगे। देखिए जरा पढ़िएगा, पूरा फुल कर दो भैया, तो फुल कर दो। ये पढ़िए, एक एक शब्द, एक एक लाइन ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम वॉरियर बनाने चले थे, डीप स्टेट एजेंट और पाकिस्तानी होने की तोहमत लगा दी। एग्जाम वॉरियर बनाते हैं ना मोदी जी। 17 साल के सीबीएसई परीक्षार्थी हों या नीट के अभ्यर्थी, मोदी सरकार ने देश के युवाओं को अपने भ्रष्टाचार के जाल में फंसाकर इस देश के एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने की साजिश रची है। कभी आईआईटीज, आईआईएम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय संस्थान देश की प्रतिभा का निर्माण करते थे। अब भाजपा की लूट के चलते हम एक बोर्ड एग्जामिनेशन भी ठीक से नहीं करवा पा रहे। ये हालत कर दी है। कोई संस्था उठाकर देख लीजिए, यूजीसी को तबाह कर दिया। यूजीसी का तो अब नाम ही लोग नहीं सुन पाते, अब कि जनजी पता नहीं नाम भी सुने होंगे कि नहीं। यूजीसी तबाह कर दिया। जेएनयू और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बदले की राजनीति की। एनसीईआरटी की किताबों से इतिहास गायब कर दिया। यूनिवर्सिटी में छात्रों की आवाज दबाई और आंदोलनों का दमन कर दिया। वाइस चांसलर्स की नियुक्ति में वैचारिक कब्जा कर लिया। 90,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद कर दिए। शिक्षा बजट साल दर साल घटाया। जब भी युवा सड़क पर आता है, जेनजी आवाज उठाता है, तो हर बार उसकी आवाज दबाई गई, उस पर लांछन लगाए गए, उन्हें सलाखों के पीछे ढकेला गया। भाजपा ने नौकरियां नहीं दी, भर्ती परीक्षाओं से अपनी जेब भरी और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लीजिए, मोदी जी, तभी युवाओं को असली न्याय मिलेगा। हटा दीजिए इसको। और सबसे शर्मनाक, इतिहास की सबसे शर्मनाक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे।
आपने कभी नहीं देखा होगा कि 11वीं 12वीं के बच्चों को किसी सरकार ने हिरासत में लिया। 11वीं 12वीं का बच्चा अगर सरकार से नाराजगी भी जताता है तो भी नहीं। विजुअल तो एक चैनल के पत्रकार ने शूट किया था, उस पे है, विजुअल नहीं दिखाएंगे लेकिन हम स्क्रीनशॉट पूरा दिखाएंगे। बच्चों को 17 साल 18 साल के बच्चों को पुलिस दिल्ली में पुलिस की गाड़ी में हिरासत में लेकर के गाड़ियों में उठा ले गई, क्योंकि वो बच्चे इकट्ठा थे और वो बच्चे सच बता रहे थे। सीबीएसई का, धर्मेंद्र प्रधान का, मोदी और कंपनी का 30-30 सेकंड का रील नहीं बना रहे थे। वो इनके काले चेहरे से पर्दा उठा रहे थे, इनके चेहरे की कालिख देश को दिखा रहे थे कि देखो इनका चेहरा कितना काला है, कितना काला इनका चेहरा है। वो दिखा रहे थे, वो कैमरों पर बता रहे थे। कुछ गिने चुने पत्रकार पहुंच गए थे तो उनसे अपनी वेदना, उनसे अपनी व्यथा बता रहे थे। उनको पुलिस उठा ले गई गाड़ी में भर के, हिरासत में लेकर के। ये तस्वीर देश ने आज तक नहीं देखी होगी, लेकिन इस देश की जनता की आंखों पर भी मुझे तरस आता है। इसको कोई तस्वीर दिखा दो, ये सब तस्वीर हजम कर जाती है इस देश की जनता की आंखें। अब जरा राहुल गांधी पर आइए, हम वो आपको दिखाएंगे तस्वीर, लेकिन पहले राहुल गांधी, लाइए राहुल गांधी को देखिए। A revealing chat with my fellow anti-national Soros agents। एक एंटी नेशनल सोरोस एजेंट्स, उन बच्चों को ही लिखा है उन्होंने, क्योंकि ये कह रहे हैं ना सब कि एंटी नेशनल है, सोरोस के एजेंट हैं, सोरोस का पैसा पाए। वेदांत एंड हिज फ्रेंड्स आर ब्रिलियंट, brave young Indians who asked CBSE and the Modi government simple question but got insults instead of answer। जवाब के बजाय अपमान मिला उनको। They deserve a bright and secure future, we will make sure they get it। कैसे श्योर करोगे कि उनका सिक्योर फ्यूचर हो? भैया आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप अपना फ्यूचर नहीं सिक्योर कर पा सकते हो राहुल जी। मतलब भैया आपके पे टिप्पणी नहीं है, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आप कम से कम सबके साथ अटैचमेंट अपना दिखा रहे हो, जुड़ाव, लेकिन आपका फ्यूचर खुद ही इनसिक्योर है। क्यों? आपकी प्रतिभा में कमी की वजह से नहीं। ये देश ऐसे हाथों में चला गया है जहां पर प्रतिभा का ही फ्यूचर सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, टैलेंट का ही ज्यादा इनसिक्योर है। जिनमें टैलेंट नहीं है उनका तो फ्यूचर ठीक है, उनके लिए कांवड़ है, उनके लिए डंडा है, झंडा है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू युवा वाहिनी है, सनातन रक्षा है, हिंदू रक्षा संघ है, उनके पास बहुत काम है। लेकिन प्रतिभा जिसके पास है उसका भविष्य अंधकार में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपका भी भविष्य अंधकार में है, क्योंकि आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद बतौर पत्रकार हम थोड़ा बहुत तो जज करने का अधिकार है हमारे पास। आप में प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभा है इसीलिए आपका भविष्य अंधकार में है। हेमंत भाई जरा वीडियो सुन लीजिए, वीडियो चला दो भैया। सोरोस आ गया इसमें बीच में, पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani। 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। भैया दिखाओ, टेररिस्ट के चेहरे दिखाओ जरा। जब मैं शीट देखता हूँ फिजिक्स की, उसका मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके पास हमारे पास ऑप्शन था कि अगर आपको अपने नंबर कम आते हैं तो आप करते हैं अप्लाई फोटो कॉपी के लिए। लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटो कॉपी, यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थी, लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे एक बार, खोलता हूँ फोटो कॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंड राइटिंग होती है। तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पे, होगो का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है। बट जब इस पे पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट एजेंट्स दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट इन इंडिया। 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई? सोरोस आ गया इसमें बीच में, पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani। Then after that, that's crazy। That is very crazy। You know, that is not right। And you're students, I mean you've got nothing to do with anything, you're asking for your answer sheet, that's all। Now suddenly you become anti-nationals।
You have to accept the problem if you want to solve the problem. Right. You're just refusing to accept that the problem, you're blaming the poor kids and saying, you're deep state, you're spies or terrorists. Then we are trying to terrorists भी बोला, in India. हाँ, सब terrorists भी बोला, सब चलो बोल रहा है। शाबाश। हमारे पास तो फोटोग्राफ हमने दिखाया भी था। हेमंत भाई, सवाल मेरा कुछ नहीं है, बस आप जवाब दीजिए। बस मैं तो इतने कहूंगा कि जवाब के आखिर में इस देश पर के लिए फातिहा पढ़ दीजिएगा। बस नहीं बचा है कुछ। आप लोग उम्मीद दिलाते रहिए, आप भी उम्मीद दिलाते हैं कि नहीं आशीष भाई हौसला रखो, कुछ नहीं बचा है, फातिहा पढ़ दीजिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बच्चे हमारे भी हैं, परिवार भी है, समाज भी है, सारी चीजें। जिस दिशा में ये देश जा रहा है उसकी अकल्पनीय स्थिति है पूरी की पूरी। और जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने जो वर्षों से साजिश रच करके डीप स्टेट की कल्पनाओं और सोरोस और टेररिस्ट, एंटी नेशनल, वो जो कुछ भी एक रचा था पूरे की पूरी योजना, कम से कम आपके इस 90 सेकंड के वीडियो ने उसको धराशायी कर दिया, चौपट कर दिया। जब बच्चे खुद कह रहे हैं सारी बात अपने मुंह से और देश के लीडर ओपोजिशन के सामने बैठे, तो कहने को कुछ बचता नहीं। इसकी ट्रैक्शन देखिएगा शाम तक इस वीडियो की, आपको समझ में आएगा कि डंकापति कौन है और लंकापति कौन है, फर्क पता लग जाएगा। ये लगातार ट्रेंडिंग उसमें है, इंटरनेशनल ट्रेंडिंग में भी। राहुल गांधी ने केवल उनका सिर्फ बच्चों का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराए भी और थोड़े व्यंग और ढेर सारे तथ्यों के साथ पूरी दुष्प्रचार फैक्ट्री को ध्वस्त किया। इस पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे 90 सेकंड के अंदर वर्षों तक कहानी घड़ी और 1 मिनट से 1.5 मिनट में वो ढह गई पूरी की पूरी। इसको कम्युनिकेशन, जो ये इतना सा वीडियो है ना आशीष भाई, ये अपने आप में पर्याप्त है भाजपा की 12 साल की पूरी कहानी बताई। और बच्चे भी नहीं बख्शे। और आपने जो पिक्चर कही ना, वो तो हिला देने वाली है। जब बच्चों को पुलिस की बस में बिठाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे, किशोर, उनको क्या सिखा रहे हो? वो क्या करने गए थे? न्याय मांग रहे हैं खुद के लिए। क्या गलत कहा उन्होंने? एक भी शब्द गलत नहीं कहा। कोई उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया, किस तरीके के शब्दों का कोई उस तरीके का वो नहीं किया। उसके बावजूद भी वो परिस्थिति है, वो वास्तव में हिला देने वाली है। लेकिन ये जो बच्चे अभी कह रहे थे कि वी आर एंटी नेशनल्स, वी आर सोरोस एजेंट्स, वी आर पाकिस्तानी, वी आर टेररिस्ट, वी आर डीप स्टेट, यही बच्चे शायद बच्चों को, बाकियों को, मैं फिर भी ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा। देखिए, मैं नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अपन नेगेटिव हुए, नेगेटिविटी तो एक खास तरह की वो भाई लोग फैला रहे पोमेरियंस वहां जो बैठे हुए, वो हर चीज में चंगा चंगा दिखा करके इनको बर्बाद करने पे लगे हुए। हम कम से कम इनकी व्यथा तो बता पा रहे हैं, जितने दिन भी बता पा रहे। तो ये जो आपने ये पिक्चर दिखाई 90 सेकंड का, जो भी क्लिप कही आप इसको, ये उम्मीद जगाते हैं मुझे कि कम से कम ये बच्चे जागे हुए हैं, ये समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार और उसके जो इशारों पर चलने वाले पोमेरियन हैं, इन्हें डरा धमकाकर झुकाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मेरे और आपका ये फर्ज बनता है, जितने भी हम जैसे साथी हैं, कि ये साजिश उनकी सफल नहीं होनी चाहिए। हमें इन बच्चों का साथ आखिरी दम तक देना है। वेदांत और उसके दोस्तों ने सीबीएसई और मोदी सरकार से सीधे साधे पूछे, सरल सवाल पूछे, कहीं कुछ नहीं, और जवाब मिलने की बजाय उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। आपने देखा, आपने दिखाया। जायज सवाल उठाने के लिए निशाना बनाया गया, देशद्रोही करार दिया गया, पाकिस्तानी बताया गया, देश के नेशनल ब्रॉडकास्ट पे, दूरदर्शन पे बताया गया। हमने शो भी किया उस पर। देशद्रोही राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की, उनकी चिंताओं को साझा किया, बातचीत की। क्या भारत के युवाओं को सुना जाना चाहिए या चुप कराया जाना चाहिए? ये बच्चे बेहतर भविष्य और बेहतर जीवन के हकदार हैं। और आशीष भाई देखिए, ब्रीफ में जो हुआ है, इन 3 युवाओं ने जो किया है, वो देखिए कोई पोमेरियन नहीं बताएगा, कोई प्रचार पत्र नहीं बताएगा, लेकिन मेरा आपका फर्ज ये भी है कि हम वो बताएं कि इन 3 बच्चों ने क्या किया मोदी सरकार के साथ। इन 3 युवाओं से, इन 3 बच्चों से, भारतीयों से, सीबीएसई को लेकर उन्होंने जो चुनौती दी, इन्होंने क्या क्या किया, ये बताना बहुत जरूरी है। नंबर 1 पे है 17 साल के वेदांत श्रीवास्तव। उन्होंने क्या किया? सीबीएसई की जो रिवोल्यूशन प्रक्रिया थी, उसके लिए आवेदन किया। भौतिकी की जो फिजिक्स का एग्जाम था, उसकी अलग उत्तर पुस्तिका प्राप्त हुई उनको। उन्होंने ये सारे सबूत एक्स पर सार्वजनिक कर दिए। भाजपा के आईटी तंत्र के कुछ वर्गों द्वारा दुर्व्यवहार का सामना किया उस बच्चे ने, और उसे टीवी एंकर जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है, उसने उसे पाकिस्तानी तक कहा। लेकिन इस बच्चे ने पीछे हटने से इनकार कर दिया, सीबीएसई को जवाब देने और अपने कार्य का बचाव करने के लिए मजबूर किया। आपको पता है ना, सीबीएसई ने उससे माफी मांगी और उसको कहा कि हम आपके साथ न्याय देंगे, हमने शो किया था। अब छोड़ दीजिए एक बच्चे, दूसरे बच्चे फैसले, निसर्गा अधिकारी 19 साल,
सीबीएसई वेबसाइट में खामियों की पहचान की, जिम्मेदारी से सीबीएसई को इसकी सूचना दी कि तुम्हारे यहाँ ये गड़बड़ी है। कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हुई उसकी बात पर। इस मुद्दे को एक्स पर सार्वजनिक कर दिया। सुरक्षा संबंधी जितनी भी समस्याएं थी उनको पब्लिकली प्रदर्शित कर दिया। सिस्टम की तैयारियों के बारे में गंभीर प्रश्न उठा दिए। पूरे देश ने देख लिया। 19 साल का बच्चा। तीसरे नंबर पर सार्थक सिद्धांत। ये युवाएं उम्मीद जगाते हैं, इसलिए इनकी बात कर रहा हूं, और ये सारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। सार्थक सिद्धांत ने क्या किया? 18 साल उम्र है, सीबीएसई की जो ओएसएम जो ऑन स्क्रीन मार्किंग निविदा थी उसकी पूरी प्रक्रिया की जांच कर डाली है भाई सीबीएसई के कागजों से। आधिकारिक दस्तावेजों का पूरा विवरण, पूरा अध्ययन कर दिया। एक्स पर एक विस्तृत चर्चा प्रकाशित की, पूरा ब्लॉग चर्चा लिख दिया। कोएम्प्ट के पक्ष में कथित तौर पर मौजूद स्थितियों पर गंभीर सवाल उठाए कागजों के माध्यम से। तथ्यों और दस्तावेजों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत कर दिया पूरे देश के सामने। मुद्दे को सोशल मीडिया से मुख्य धारा मीडिया की चर्चाओं तक पहुंचा दिया। ये कौन बच्चे हैं? ये केवल 3 छात्र हैं। इनके पास कोई सरकारी तंत्र नहीं, किसी भी तरीके का। प्राइम टाइम मीडिया में इनका कोई समर्थन नहीं है, इनका कोई नाम लेवा नहीं, इनका मीडिया में भी कोई प्रभावशाली संपर्क नहीं है। लेकिन तथ्यों, दस्तावेजों, सबूत, साहस और समझ, इसके साथ ये पूरे 3 बच्चे पूरे देश के यूथ के आइकन बन गए, केवल अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। इन युवा नागरिकों ने ये करके दिखाया जो अधिकांश मीडिया करने में बुरे तरीके से नाकाम और नकारा साबित हुआ। अधिकांश मीडिया, इन 3 बच्चों ने किया। कठिन प्रश्न पूछे, सार्वजनिक संस्थानों की जांच की और जवाबदेही की मांग की। यदि भारत का लोकतंत्र आज जीवित है तो वह इन्हीं छात्रों की, बच्चों के कारण है जो उसको जीवित रखे हुए। बाकियों का इलाज तो कर दिया गया। समाज के हर तबके का, संविधान के हर सिस्टम का, संविधान के हर पाए को अभी तक हम कहते थे कि हाईजैक कर लिया। इस बात पे मैं आपकी सहमत हूं कि उसको बंधक बना लिया है। संविधान ने जो चेक्स एंड बैलेंस दिए थे जिन भी रूपों के ऊपर, उन सबको बंधक बना लिया इन्होंने। और ये 3 बच्चे, इनके पास कुछ भी नहीं, और देखिए पूरी सरकार को कैसे एक्सपोज करती है। और आज प्रधानमंत्री जी ने 32 मिनट की बात की, वीडियो 32 मिनट मन की बात, इन बच्चों का जिक्र तक नहीं। पिछले 16-17 दिनों में 4 परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। लीडर ऑफ अपोजिशन 12 से 13 बार मांग कर चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, जांच कीजिए, मांग कीजिए और कार्रवाई कीजिए, जवाबदेही कीजिए। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द सुनाओ, प्रधानमंत्री के एक्स पर एक शब्द दिखाओ। मन की बात के 12 ट्वीट कर डाले आज, और इस देश में कोई इशू ही नहीं बचा प्रधानमंत्री के मन की बात। ये प्रधानमंत्री की बता रहा हूं आपको, किसी और की नहीं। जो विदेश मंत्री कंप्लीटली नकारा है, यूजलेस, जिसने भारत की पूरी कूटनीति को रसातल में पहुंचा दिया, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री की मन की बात को रिट्वीट करा, बाकायदा नोट लगा। कैबिनेट मंत्रियों का ये काम है। आपने 14 फोटो दिखाए थे पिछले शो में, जिसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग भाजपा के दिग्गज प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनते हैं। किसी एक ने किसी एक बाइट के अंदर इन बच्चों की बात की हो, इन परीक्षाओं की बात की हो, इस देश का भविष्य का जो अंधकार में कर रहे हैं उसके ऊपर कोई चर्चा की हो? एक शब्द नहीं बोले, केवल प्रधानमंत्री का डंका बजा है। इसीलिए ये है कि आज जो इन बच्चों का जिक्र मैंने आपको किया, उन बच्चों की ट्रैक्शन प्रधानमंत्री के यूट्यूब कार्यक्रमों से ज्यादा है। इनमें 3 में से किसी को खोल लीजिए, इन्होंने जो काम किए, जो मैंने आपको चर्चा की 3 बच्चों की, उनका जो ट्वीट से उनकी फॉलोइंग देखिए, उनकी ट्रैक्शन देखिए, और प्रधानमंत्री के मन की बात की सारी बनाई, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं निराश नहीं। एटलीस्ट देयर इज समबडी। ये तो बेचारे निरीह बच्चे न्याय मांगने चले थे, इनको पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया ना, और ये फिर भी डरे नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई गलती नहीं। इनको आज भी न्याय व्यवस्था में वो राहुल गांधी आज भी इनके साथ खड़े, विपक्ष तो कम से कम सुन रहा है। प्रधानमंत्री जी को ना सवाल सुनने की आदत, ना जवाब देने की आदत। तो ये जो पूरी परिस्थिति आशीष भाई, ये अपने आप में मुझे तो उम्मीद जगाती है। नहीं, सब हमारी तरह चाहिए, उम्मीद होनी भी चाहिए, मैं भी कोशिश करता हूं, लेकिन आशा और निराशा के बीच एक बहुत पतली सी लकीर है। राहुल गांधी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, लेकिन सब खड़े होके कर क्या पाएंगे? आप जाइए अदालत, जाइए। इस देश में आज स्वतः संज्ञान के लिए सबसे मुफीद वक्त है। जिस 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 हालात पे
मतलब आप समझिए कि किसी भी लोकतंत्र में ऐसे हालात हो जाए कि जनप्रतिनिधि ही पीटे जा रहे हो दौड़ा दौड़ा करके, दुनिया किसी भी हिस्से में हो जाता तो सबसे बड़ी खबर होती है। हमारे यहाँ हेड खबर नहीं है, हमारे खबर नहीं है। उस खबर में है कि नाराजगी, जनता बहुत नाराज है, देखिए बहुत नाराज है, मार रही है, ये खबर। आप खड़े होके करोगे क्या? हम खड़े होकर करेंगे क्या? इन बच्चों ने एक्सपोज किया, सीबीएसई इनका 10-15 नंबर बढ़ा देगी। इस किसे? इन तीन को कि ये तीन मुंह बंद कर लेंगे। अब ये तीन कहां जाएंगे? तीन क्या लड़ेंगे? किससे लड़ेंगे? इन तीन के पीछे क्या 3 करोड़ लोग हैं? 143 करोड़ का देश है, 3 करोड़ लोग हैं। ये प्रॉब्लम पता है क्या है हेमंत भाई? मैं थोड़ा सा इसलिए ही डिफर करता हूं। प्रॉब्लम ये है कि इस देश में जिसके पीठ पर लाठी पड़ती है बस वही तेल और हल्दी खोजता है, बस वही तेल और वही हल्दी खोज रहा है कि तेल गरम करके लगाना है, हल्दी छापना है, उस पर पोतना है, वही, उसके अलावा कोई नहीं। और इसी बात को मोदी ने बहुत बेहतरी से समझा है, बहुत बेहतरी से, इसको बहुत लंबे समय तक समझा, बहुत बेहतरी से समझा। और इसको एक जगह एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम पर आप मत खाली लागू करिए, इसको आप घरों को बुलडोज करने से लेकर के नोटबंदी से शुरू करिए। नोटबंदी से मैं फिर 2 मिनट लूंगा, क्षमा चाहता हूं। नोटबंदी के समय का मैं व्यवहारिक अनुभव पे ही पूरा मैं चर्चा, डिबेट नॉर्मली व्यवहारिक अनुभव करता हूं, और आप लोग अपने आसपास देखिएगा, आपको भी वही लगेगा, हमारे जैसे खाली फील कीजिए, और कोई हम में आप में अंतर नहीं। नोटबंदी में मैं देखता था जब तबाही मची थी, चित्कार मची थी, तो पता है आम आदमी क्या कहता था? फलाने बहुत गाड़ी घूम रहे थे, अब मोदी जी सही कर दिए सबको। पता है क्या? उसके घर से भी, उसका भी 10-20 हजार 50 हजार कहीं बीबी छुपा के रखी थी, लेके दौड़ भाग रहा है 10-20 हजार। लेकिन उसको क्या लग रहा है कि जिनके पास 2-3 गाड़ियां थी, जिनका घर बड़ा था, वो हमारे हमारे देश की सामान्य भावना है, हमारे डीएनए में है। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी होती है, मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ भाई। क्या करें, हम सच बोलने का, मैं तो बिल्कुल इस मामले में थोड़ा कठोर हूं। हमारे यहाँ है ना वो सैडिस्टिक प्लेजर जिसको कहते हैं हेमंत भाई, हमसे थोड़ा सा, जो हमसे सुखी है उसके दुख में हम आनंदित होते हैं। हमसे जो सुखी है, हमें मतलब ही नहीं कि हमसे ज्यादा दुखी कौन है। हमसे ज्यादा सुखी कोई है, अगर उसको पीड़ा हो रही है, उसको नाजायज पीड़ा भी हो रही है, उसको कोई सता भी रहा है, तो भी हम उसमें अपनी खुशी तलाशते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ये दिखाता था कि हम पनीर खाते हैं, गाड़ी में बैठ के जाता था, अरे गाड़ी में धक्का मार के जाएगा जब गाड़ी में बैठ के जाएगा। ये मैंने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा अनुभव है नोटबंदी में। वहां से सिलसिला शुरू होता है, और वहां से सिलसिला शुरू होता है बुलडोज जब होना शुरू होता है। तो जब बुलडोजर शुरू में चलते हैं किसी एक खास समुदाय, किसी खास जाति पर, तो लोगों को मजा आता है, ये मजा आ गया, फलाना टाइट कर दिया मोदी जी ने, योगी जी ने टाइट कर दिया। फिर वो बुलडोजर जब कुछ और लोगों से बढ़ते बढ़ते गरीबों की झोपड़ी तक जाता है। आपने तस्वीर यूपी में देखी होगी, एक बच्ची अपनी किताब और बस्ता लेकर के भागती है कि मेरा बैग ही छोड़ दो, बुलडोज किया जाता है। कानपुर देहात में बुलडोजर चलता है और एक झोपड़ी में आग लग जाती है, झोपड़ी में आग लग जाती है, बुलडोज करने की प्रक्रिया में चाहे लगाया जाता लगती है, उसमें एक गरीब मर जाती है, जल करके झोपड़ी उसकी स्वाहा हो जाती है, खत्म, बुलडोज के चक्कर। अब वो बुलडोजर झोपड़ी तक आ गई ना, ये झोपड़ी वाला पल एंजॉय किया था कि महल पर चल रही है, झोपड़ी तक। यही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके हाथ पांव का नहीं, ये प्रॉब्लम यहां पर बैठा हुआ है। इस बात को मैं रेखांकित, मेरा आशा निराशा होती तो हम रोज आकर के यहाँ पर नहीं हो करते। हम तो इस आशा से कर रहे हैं कि कभी न कभी निराशा आशा में तब्दील हो जाए। लेकिन जब हम रोज देखते हैं तो हम उस सच को नकार नहीं सकते हेमंत भाई। आज ये 3 बच्चे, कौन खड़ा हुआ? नीट हुआ, अब लेखपाल हुआ तो लेखपाल वाला अपना लड़ लिया, नीट हुआ, नीट वाला अपना 21 के लिए एग्जाम में लग गया। उसकी लड़ाई जितनी सड़कों पर हुई, वो कहिए कांग्रेस के यूथ विंग एनएसयूआई इन्होंने लड़ा, वो नीट के 22 लाख 18 लाख जो भी बच्चे थे, उस लड़ाई से किसी का और बच्चों को छोड़ दीजिए, किसी का माँ बाप घर से बाहर आया, मुझे एक लाइन का जवाब दीजिए। 18 लाख बच्चों में किसी के माँ बाप को आपने कैमरे पे, जिनके बच्चे मर गए उनको छोड़ दीजिए, अगर
जिनके बच्चे मर गए, जान दे दिए, उनको छोड़ दीजिए। किसी का माँ बाप आया क्या? कैमरे पर भी नहीं आया। 18 लाख बच्चों की संख्या होती है। 18 लाख माँ बाप अगर तेजी से चिल्ला दें तो एक बेईमान तानाशाह सिस्टम के कान के पर्दे फट जाएंगे, कान के पर्दे फट जाएंगे। 18 लाख बच्चों के भविष्य को गोड़ दिया, जोत दिया, और 18 लाख माँ बाप के मुंह से जुबान नहीं, उनकी खुली मुंह से आवाज नहीं निकली। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? ये देश बदल जाए, बदल जाए। नहीं नहीं आशीष भाई, देखिए इस सारे के लिए हमें एक चीज और भी देखनी पड़ेगी। परपीड़क मानसिकता अपनी जगह है, सैडिस्टिक प्लेजर जिसको आप कहते हो, कायरता अपनी जगह है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण तीसरी चीज को हम भूल रहे हैं ना, कि जिसका काम था इन वॉइसेस को मल्टीप्लाई करके पावर्स तक पहुंचाना, वो बिक गया भाई। असली मुद्दा आप समझिए, उनको गिनने नहीं है हेमंत भाई। गुरुजी मैं कहता क्या हूं, उनको तो गिनो ही मत। उनको गिनती में अगर कर लिए, अपनी सेना में उनको रख लिए, तो आप समझ लीजिए कि तत्काल आपका। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता था ना इन आवाजों को पावर्स नेट बी तक पहुंचाने का, संस्थानों तक पहुंचाने का, वो काम मीडिया का था। और मीडिया उन कुतर्कों के जरिए इनका शोषण करने पे आ गया कि जो भी न्याय मांगे वो देशद्रोही, वो पाकिस्तानी। और ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये देश के नेशनल ब्रॉडकास्टर में बैठा हुआ एक जाहिल एंकर कह रहा था। तो आप क्या करिए? तो जो आपने कहा ना कि इनके पीछे 3 करोड़ लोग क्या है, मैं आपको गारंटी देता हूं इनके साथ 3 करोड़ नहीं, इनके साथ 30 करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ है। लेकिन उन वॉइसेस को बाहर कौन लाएगा? वहां कोई नहीं जाएगा। वो तो वहां जाएंगे जहां प्रधानमंत्री के मन की बात सुन रहे होंगे, जो आपने दिखाया स्क्रीन पर। यहीं पर मेरा थोड़ा सा होता है। आप फिर वही बात हुई, अगर ऐसे मीडिया के भरोसे होते तो गांधी जी की वॉइस कौन पहुंचाने के लिए था? गांधी जी की वॉइस कौन सा बीबीसी लंदन और जो है अल जजीरा कर रहा था? उस समय था ही नहीं। आपके आवाज अगर है तो उस आवाज को अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी और अशोक श्रीवास्तव और फलनवा और ढिमकनवा और अर्णव और प्रणव और आशीष चित्रांशी और हेमंत अत्री, उसको एम्पलीफाई करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, एम्पलीफायर की जरूरत नहीं है। अगर हमारी आवाज में दम है तो इस आवाज से बहरे से बहरे हुक्मरान का कान का पर्दा छेद देगा। आवाज में दम होना चाहिए। मैं इस बात से, क्योंकि नहीं ये आदर्शवादी, ये क्या है ना कि हम अपनी कमियों को हम वो देख, बताओ एक पापी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक हेमंत भाई बताना, फिर उसी बात से मैं कर रहा हूं यहाँ पे, इसलिए मैं कर रहा हूँ बड़ी हेल्दी डिबेट। दर्शकों से लोग हो सकता है मुझसे सहमत, ज्यादा मुझसे मैक्सिमम लोग मुझसे असहमत होंगे, मुझे पता है, क्योंकि लोगों को हसीन सपने देखने की आदत है कि नहीं अभी होगा, अभी कल होगा। वो ठीक है, हेमंत भाई ने सही बोला, वो कल हो जाएगा। जब आप ये कह रहे हो कि एम्पलीफायर खराब हो चुका है, कह रहे हो ना आप, एम्पलीफायर खराब हो चुका है, एम्पलीफायर 3 करोड़ नहीं 30 करोड़ लोग, एम्पलीफायर खराब हो चुका है। जब एम्पलीफायर खराब हो चुका है तो फिर 30 करोड़ लोग घर बैठ जाए, क्योंकि जब एम्पलीफायर खराब हो चुका है, एम्पलीफायर के भरोसे हो, तो फिर तब हमारे पूरा डिबेट खत्म हो गया कि फिर राहुल गांधी का वीडियो बना ले, राहुल गांधी फिल्म बना ले, राहुल गांधी कुछ कर ले। जब एम्पलीफायर के ही भरोसे राहुल गांधी और सब लोग हैं, पूरा देश है, तो फिर एम्पलीफायर खराब है, घर बैठो। नहीं आशीष भाई, ये ऐसा नहीं, इसको इतनी साधारण मत मानिए आप। आपकी भावनाओं से मैं अपने आप को जोड़ता हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। आज की तारीख में जो लड़ाई है ना इस देश के आम आदमी की, इन बच्चों की, विपक्ष की, वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से कहीं बड़ी लड़ाई है। हम गलत सोच रहे हैं। वो दौर और था, ये दौर और है। आज की तारीख में बापू और नेहरू ने जो लड़ाइयां लड़ी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने औपनिवेशिक शासकों के साथ संघर्ष किया। आप समझिएगा बात को, औपनिवेशिक शासन। आज की तारीख में आप किससे लड़ रहे हैं? आप आज की तारीख में लड़ रहे हैं औपनिवेशिक शासकों से कहीं ज्यादा कपटी शासन तंत्र से, जिसके पास गोदी मीडिया है, जिसके पास भ्रष्टतम संस्थाएं हैं, जिसके पास जुडिशियल डिले है, जिसके पास लगातार फेल हो रही सारी व्यवस्था है, फर्जी खबरें हैं, दुष्प्रचार है और सवाल पूछने वाले का चरित्र है। उसके बावजूद भी अगर कोई आदमी बोल रहा है तो उसके दृढ़ संकल्प को सलाम करना चाहिए। मैं केवल ये कह रहा हूं। बस अब इन बच्चों का आपके इसी जवाब में मेरे सारी बातों पर इसी जवाब में मुहर था, इसी में मुहर था। आपने कहा ना, मैं यही बात कर रहा हूं, इसी में मुहर लग गया।
कि सिर्फ हम सलाम कर सकते हैं। हम सलाम, आप उसके जज्बे सलाम कर लो, जज्बे सलाम तो हम दिन रात कर रहे हैं, वही काम तो कर रहे हैं सवेरे से रात तक, जज्बे सलाम कर लो। लेकिन आप ये कहो कि ये बदल देंगे कुछ, तो इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप जब बदल देंगे तो फिर कंट्राडिक्शन पैदा होगा हमारे ही अपनी ही बातों में, आपके अपनी बातों में, कि हम बदल देंगे और बदल कैसे देंगे, तो फिर समस्या आती है कि एम्पलीफायर खराब है। जब एम्पलीफायर के भरोसे रहोगे तो नहीं बदल पाओगे, आपको एम्पलीफायर को फेंक देना होगा कि एम्पलीफायर की जरूरत नहीं है, हमारे आवाज में इतनी ताकत है, इस गले में, इस कंठ में इतनी बुलंदी है कि हम अपने इसी से हुक्मरान की, ये एम्पलीफायर के भरोसे रहोगे तो कंट्राडिक्शन बात में है। सलाम कर लो, राहुल 5-6 बार सलाम कर लें ऐसे ऐसे। आशीष भाई, एम्पलीफायर केवल वही नहीं, एम्पलीफायर हम भी, जो आपका चैनल है इसको प्रधानमंत्री से ज्यादा लोगों ने क्यों देख लिया, मुझे बता देंगे आप इसका जवाब? ये आवाजें जा रही हैं, ये आवाजें जा रही हैं, ये आवाजें पहुंच रही हैं, लेकिन क्रांति एक दिन में नहीं हुआ करती, हमारे यहाँ क्रांति का इतिहास नहीं है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। आजादी के इतिहास, आजादी के आंदोलन के दौरान भी अगर आप जाएंगे तो कितने लोग लड़ रहे थे, उनमें जो जितने ये संज्ञात सत्तारूढ़ है, इनमें से किसी एक का नाम बता दीजिए, इनके किसी पुरखे का, आज सत्ता में है ना ये। हम लोग विषयांतर होकर के आज चर्चा खींच ले गए, लेकिन फिर जितना बढ़ेगा मेरे तर्क उतने और फिर थोड़ा सा वो हो जाएंगे। आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी हर बात मेरी बातों पे मुहर लगा रही है हेमंत भाई, हर बात मुहर लगा रही है मेरी बात पर। आप कहे ना कि लोग खड़े हैं, हम भी एम्पलीफायर हैं, हम एम्पलीफायर हैं, लेकिन हम एम्पलीफायर जितने तक 143 करोड़ का देश है, क्रांति का नहीं होती है, इस बात पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके कि इस देश में क्रांतियां नहीं हुई। एक बात और आपने कही कि आजादी, अंग्रेजों के खिलाफ भी आजादी की लड़ाई पूरे देश ने नहीं, कुछ लोगों ने लड़ी थी। अभी आपने कुछ देर पहले कहा था, लेकिन अंग्रेजों से लड़ाई के मुकाबले ये लड़ाई कठिन है। इसी में सब छिपा है, इसी में सब छिपा है। क्या छिपा है कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर इस देश 5% लोग भी लड़े, तो 95% लोग जो घर में ही बैठे थे वो मानसिक रूप से साथ थे, 5% लड़े, उन 5% को डिफेम 95% नहीं कर रहे थे, ठीक है, जासूस और गद्दार भले 2-4 घूम रहे थे। आज अगर संख्या बल नहीं दिखा सामने, तो संख्या बल नहीं दिखने पे जो आवाज उठाएगा, अपने सवाल का जवाब मांगेगा, उसको एक कूटेंगे, पीटेंगे, और उसके बाद अपने ही झुंड से उसको कटवाएंगे और 14 सुई लगवाएंगे, कहेंगे कि ये करते हुए कुछ गलत काम पकड़ा गया था। देखिए, आपके पास उस दौर में गांधी अंग्रेजों से, आप ही की बात पे मैं कह रहा हूं, चर्चा हम दूसरे दिशा में चले गए, लेकिन आप ही की बात पे कह रहा हूं, आप ही की बात पे। आपने कहा गांधी और नेहरू की लड़ाई से कठिन है। गांधी और नेहरू की लड़ाई में संख्या कम भी हो ना, तो भी पूरे देश का मानस एक था कि हम किससे लड़ रहे हैं। आज संख्या कम होगा तो यही नहीं, वो विदेश तक बताएगा कि ये 143 करोड़ का देश है, 13 आदमी खड़े थे, हमने इसलिए मारा, ये 13 देशद्रोही थे, क्योंकि उन 13 देशद्रोहियों के साथ और लोग की आवाज नहीं है सम्मिलित, तो 13 को निपटा दिया जाए। 13 को, इस बात को देखिए, बहुत अनंत चर्चा हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में चर्चाएं तो वैसे भी लंबी चलती हैं, हम लोग शास्त्रार्थ में ही पारंगत रहे हैं, शास्त्रार्थ में और कुछ नहीं किए हैं। मैं लोग कहेंगे कि मैं अपने जो है आलोचना में अपने पुराने परंपराओं की आलोचना कर दिया, लेकिन दरअसल हम लोग शास्त्रार्थ में ही पारंगत रहे हैं। तो शास्त्रार्थ लंबा हो गया, फोटो दिखा दीजिए जरा, देख लीजिए हकीकत। लाओ भैया फोटो दिखा दो, ये देखिए, द रेटेड मोदी गवर्नमेंट इज नाउ डिटेनिंग एंड अरेस्टिंग द प्रोटेस्टिंग स्कूल किड्स। ये किड्स हैं, समझिए। मोदी ऑन नेशनल मीडिया डूइंग मन की बात एंड ऑन स्ट्रीट हिज पुलिस स्टिफरिंग द वॉइस, ऊपर चलाइए, द वॉइस ऑफ यूथ हु वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिस्क्रिपेंसीज ऑफ सीबीएसई। ये नीचे दिखाइए फोटो। ये रिपोर्टर के भी हमको लग रहा है दिन कम बचे हैं, ये रिपोर्टर ने ही इसमें बहुत काम किया। इस रिपोर्टर की तारीफ मैं करूंगा आज, सलूट करना तो इसको भी करेंगे। शायद यही रिपोर्टर थी जो वेदांत के घर भी गई थी, जिसने इंटरव्यू किया था। और देखिए, ये पुलिस की गाड़ी में देखिए बच्चों को घुसाया जा रहा है, पुलिस की गाड़ी में। लोग क्या कहते हैं हमारे देश में
अदालतों में बहस के दौरान मैंने सुना है कि बच्चों को अदालत में न लाया जाए, उन पर मानसिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी के गार्जियन किसी कुछ भी जेल में चले गए तो कहा जाता है कि बच्चों को जेल में न लाया जाए, मुलाकात में उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस देश में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बनाया जा रहा है हेमंत भाई। नहीं, विश्वगुरु बना के छोड़ेंगे, लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होगा। यहीं से शुरुआत होगी। मैं इसी बात के साथ अंत करना चाहूंगा कि ये इनके अंत की शुरुआत है। यू मार्क माई वर्ड्स फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ये इनके अंत की शुरुआत है, जो परीक्षा के साथ जो कुछ कर रहे हैं और फिर आवाज उठाने वाले बच्चों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, यहीं से इनका समापन का कार्यक्रम शुरू होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। बाकी समय बताएगा। किसी भी व्यक्ति किसी भी तंत्र के अंदर सदा के लिए, भाई साहब, या तो किंवदंतियां हैं कि रावण के यहाँ फलाना था, ये था, वो था, उन्होंने यमराज का ये कर रखा था। सदा तो रावण की भी नहीं रही। ये तो समान ही कुछ नहीं, ये तो बॉर्न कायर है जो कभी अंग्रेजों के खिलाफ, आज भी इनके सामने आप एक बार ऊंचे खड़े होकर बोलिए, भाग जाते हैं। अरे यार, आप कैसी बात कर रहे हो आशीष भाई? पथ संचलन के लिए इनको पुलिस की सुरक्षा चाहिए, 50 वो है। आप कमाल करते हो। ये हम सत्ता नहीं के शेर जाएंगे। है। आप ये सत्ता के शेर तो है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे ठीक है, फिर हम दूसरे तरफ चल जाएंगे। आपने कहा ना कि रावण की किंवदंतियां हैं, लेकिन रावण कायर नहीं था। कायर ज्यादा खतरनाक होते हैं, मैं फिर बता दूं, कायर ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप फिर इस बात पर, हम कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। आपने रावण का एग्जांपल दिया ना, रावण कायर था, बताइए कायर था रावण? नहीं था कायर। लेकिन उसके पास जो सुविधाएं थी, उसके बावजूद भी सत्ता जो है सदा उसकी नहीं रही। मैं ये कहना कायर कायर नहीं था, इसलिए अगर रावण कायर होता तो उसकी भी सत्ता नहीं, अंत होता सत्ता का। कायर क्या होता है? कायर रावण होता तो राम के आने पर छिप जाता। ठीक, कायरों से लड़ना और रावण से लड़ना बहुत अंतर है। फिर मैं कह रहा हूं, ये फिर सोचिएगा कि जिस उसी तुलना में है, कायर ज्यादा खतरनाक होता है। रावण रिजिड था, रावण संहार हो गया, लेकिन रावण झुका नहीं। रावण ज्ञानी था, आप यहां पे भी समझ लीजिए, डिग्री गायब है। रावण ज्ञानी था, डिग्री गायब है। रावण योद्धा था, आप कायर किससे तुलना कर रहे हो? बहुत खतरा होता है। दूसरी बात, अंत की शुरुआत में मैं चाहता हूं कि मैं गलत हो जाऊं, आप सही हो। मैं इस बात के लिए डंके चोट पे मैं भी कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं आप सही हो। अंत की शुरुआत मैं भी कह रहा हूं है, लेकिन अंत का प्रोसेस कितना लंबा है ये महत्वपूर्ण है। वो ओवरनाइट नहीं होता, कभी कभी नहीं होता। ठीक है, इट्स ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। नहीं, लॉन्ग ड्रॉन वगैरह कुछ नहीं होता है। जहां पर होना होता है वहां बहुत तेज होता है। उसके भी एग्जाम्पल पे आ जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जहां पर होना होता है, ये लॉन्ग ड्रॉन जो होता है ना, ये हमारे ही देश में कहा जाता है बहुत लंबी प्रक्रिया है। परिवर्तन के लिए, परिवर्तन की प्रक्रिया लंबी बहुत नहीं होती है। क्रांति की प्रक्रिया लंबी नहीं होती, परिवर्तन की प्रक्रिया लंबी नहीं होती है। जो लंबा होता है उसमें खाली नाश होता है। अगर यही अंत की शुरुआत है और अंत का अंत 50 साल में होगा, ये शुरुआत से अंत तक का प्रोसेस 50 साल हो गया, तो 50 साल बाद ढूंढे नहीं मिलेगा इस देश का, न इतिहास मिलेगा और न भविष्य मिलेगा। खैर, यह हम लोगों जो है चर्चा, आज बहुत दर्शक भी बहुत गरियाएंगे। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।